Let's start February March paper 2-2. अच्छा, क्वेश्चन वन फॉर्मेट आप लोग को बताया, आप लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन हम लोग साथ रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन सेज दैट क्वेश्चन नंबर वन, a sphere of radius 2.1 millimeter falls with a terminal velocity through a liquid as shown in figure 1.1। स्फेयर दिया हुआ है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी भी लिक्विड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो गिर रहा है। स्फेयर का रेडियस आपको बता रखा हुआ है, दैट इज 2.1 मिलीमीटर। स्फेयर का वेट आपको दे रखा हुआ है, दैट इज 7.2 10⁻⁴। लिक्विड की डेंसिटी को रो बोल रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं हम। उसने हमसे कहा कि द थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द मूविंग स्फेयर, the weight of the sphere, that is 7.2 into 10 to the minus 4, and the upthrust, which is 4.2 10 to the minus 4 Newton. The viscous force Fv acting on the sphere is given by the formula F is equals to KRV, ठीक है ना। यहाँ पे उसने बोला कि R is the radius, V is the velocity, K is a constant. The value of K in SI units is 17। आपको K की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हुई है, इट इज 17। कहा यह है कि डिटरमाइन दी SI बेस क्वांटिटीज ऑफ K। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमें K के बेस यूनिट्स चाहिए, SI बेस यूनिट्स ऑफ K, तो सबसे पहले अबव इक्वेशन में से आप K को सब्जेक्ट बना दें, ठीक है। तो K को जैसे ही मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, आई गेट एन इक्वेशन एफ वी डिवाइडेड बाय आर वी। अब जो आपके पास इक्वेशन आ चुकी हुई है, इसमें आप यूनिट्स को रिप्लेस करो, ठीक है। फोर्स का यूनिट इज केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बेस यूनिट्स की टर्म्स में, एंड आर इज द रेडियस, तो मैं इसको मीटर्स में लूंगा। वी वाज द स्पीड, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड, मीटर पर सेकंड रह जाएगा मेरे पास में, ठीक है। अच्छा, आपके पास मीटर एंड वन ऑफ द मीटर वुड कैंसिल आउट, और जो आपके पास यूनिट्स बचेंगे दैट वुड बी केजी मीटर इनवर्स। एंड ये सेकंड ऊपर जाकर के, सेकंड इनवर्स से ऊपर जाकर के +1 हो जाएगा, दैट वुड बी इवेंचुअली सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आई होप सबके पास यही वैल्यू आ रही होगी, सब मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। आगे उसने अगले पार्ट में उसने आपसे पूछा है, यूज द वैल्यू ऑफ अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अपथ्रस्ट की वैल्यू उसने हमें बता रखी हुई है, उसने बोले डेंसिटी मालूम करके बता दे। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू जो थी, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चाहिए हमें, तो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज रो जी वी, ठीक है। डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, एंड ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे, अपथ्रस्ट की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁴ गिवन था। ग्रेविटी की वैल्यू आप यूज करोगे 9.81, एंड वॉल्यूम हमें ऊपर दे रखा हुआ था, नहीं दे रखा हुआ, हमें रेडियस दे रखा हुआ है, तो हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप वॉल्यूम का सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, और उसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप सेपरेटली फॉलो करते हो तो 4/3 बाई आर की वैल्यू आपको गिवन थी 2.1 मिलीमीटर क्यूब। एक दफा वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं, इट वाज यस 2.1। आप अलहदा से कैलकुलेट करके भी वैल्यू लिख सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप अलहदा ना करो, आप इसको यहीं पर इसी के साथ जोड़ दें, सिंस आपको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करनी है, दैट वुड बी वेरी इजी। और इसके ऊपर आपके पास क्यूब आ जाना था, जिसको मैंने बाहर लगाना था, लिया, ठीक है। यहाँ से आप डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे जल्दी से। डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों। 1261 और 72 और 1300। अच्छा, मल्टीपल
आंसर्स आ रहे हैं, बहुत गैप है आंसर्स में। एक दफा अपनी कैलकुलेशन को दोबारा देखिए। आई एम गेटिंग 1300 मल्टीपल टाइम्स। तो बेटा आप अपना आंसर चेक करना। हमारे अच्छा ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1300 kg/m³। आप सबने कैलकुलेट किया 1261। ठीक है, हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर लिखना है, तो 1300, 1300 हमने लिखा। सही है। नेक्स्ट पार्ट में उसने ऐसे बोला कि ऑन द स्फीयर इन फिगर 1.1 ड्रॉ थ्री एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेट W, द अपथ्रस्ट एंड द विस्कस फोर्स। लेबल दीज एरोज W U एंड F V रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ऐसा है कि उसने आपसे कहा कि आप क्या करके दे दे, मार्क करके दे देते, क्योंकि यहाँ पे आपने मार्किंग इस तरह करनी है कि सबसे पहले वेट जो है ना वो आपके पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, वेट इज दी ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और बाकी जो फोर्सेज हैं वो आपके पास अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने कंपैरेटिवली स्मॉलर जो है वो एरो शो करने हैं, ऐसे एरो जो कि आपको सम अप जो हो उसका वो डाउनवर्ड एरो के बराबर हो। तो ऊपर जो दो एरोज में शो करूंगा उनको मैं रिलेटिवली स्मॉलर एरो शो कर रहा हूँ। तो एक हो गया इसमें से अपथ्रस्ट, एक हो गया इसमें से विस्कस फोर्स, बिकॉज इट वाज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो विस्कस फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा होता है। एंड वेट यहाँ पर एक है आपके पास। ठीक है। अच्छा, उसने बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी, बेहतर ये है कि आप स्फीयर जो वेट आप जैसे मार्क कर रहे हो, तो बेहतर तो ये है कि आप इसको सेंटर से मार्क करो। ठीक है ना। तो इस तरह बेहतर है आपके पास। ठीक है। अच्छा, चलें जी। अब उसने आपसे बोला है कि देखो, एग्जैक्ट इक्वल तो डेफिनेटली आप नहीं कर पा रहे ना यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने क्या कहते हैं, relatively smaller arrows शो करने हैं फॉर दी अपथ्रस्ट एंड दी विस्कस फोर्स, कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट हो जाए। वैसे तो एग्जैक्टली इक्वल टू होने चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आप इतना मेजर करके नहीं बना लोगे एक नंबर का ये पार्ट है, लेकिन रिलेटिव जो है वो आपने शो कर देना। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने आपसे ये बोला है कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बता दे। देखें, टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू v हमारे पास आ रही है, वो आ रही है एफ वी का जो हमें फॉर्मूला गिवन था, के आर वी, जिसमें से के की वैल्यू हमें 17 गिवन थी। तो अगर मुझे किसी तरह एफ वी की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दूंगा। अच्छा, एफ वी की वैल्यू मैं किस तरह निकाल सकता हूँ? एफ वी की वैल्यू मुझे पता है कि एफ द विस्कस फोर्स वुड बी द वेट माइनस द अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है। वेट उसने आपको दे रखा हुआ है 7.2 टेंस और -4, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। एंड अपथ्रस्ट का वैल्यू इसने 4.8 टेंस और -4। ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.2 एंड 2.4। 2.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन का विस्कस फोर्स आ रहा है। ठीक है। इस वैल्यू को मैं इस्तेमाल करूंगा इन द गिवन फॉर्मूला। ठीक है। सिंस मुझे v की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने v को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया था। तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई के एंड आर। के की जो वैल्यू है दैट वाज 17, अ कांस्टेंट वैल्यू गिवन थी हमें क्वेश्चन के अंदर। एंड आर वाज 2.1 मिलीमीटर, तो मैं इसको 10⁻³ के साथ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मेरे पास मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अब आप कैलकुलेट करके बताइएगा इसकी वैल्यू, मेरे पास वेलोसिटी कितनी वैल्यू आ रही है। वेलोसिटी की वैल्यू जल्दी से बताएगा बच्चों। एंड आई होप आपको बाकी कैलकुलेशन सब समझ में आएंगे।
6.72 इंटू 10⁻³ तो हम इसको 6.7 ही लिखेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 6.7 इंटू 10⁻³ चलिए आप सब ने मुझे सिमिलर वैल्यू बताई है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है वाटर लीव्स द एंड ऑफ अ होस पाइप एट पॉइंट बी विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर 2.1. Point P is at height h above the ground. The water hits the ground at point Q. The horizontal distance from P to Q is 3.5. ठीक है, तो डायग्राम में सारी चीजें समझ में आ रही है हमें। Air resistance is negligible. Assume that the water between P and Q consists of non-interacting droplets of water and that the only force acting on each droplet is its weight. ठीक है जी, मतलब ये एक प्रॉपर सेकेंड हाफ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें आपके पास initial vertical component of the velocity is zero. The only velocity is the horizontal component of the velocity. Horizontal distance 3.5 दिया हुआ है, vertical distance को h बोला हुआ है इसने। उसने बोला explain briefly why horizontal component of the velocity of the droplet of water remains constant as it moves from P to Q। अच्छा, ये इंतहाई आसान किस्म का सवाल है, लेकिन इसमें इसका आंसर करते हुए बहुत गलत फ्रेम हो जाती है। देखें, कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट उस सूरत में है कि अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है, तो आपने सीधा सीधा ये लिखना है, मतलब इसमें वर्टिकल वेलोसिटी का जिक्र नहीं करना। अक्सर यहाँ पे बच्चे आंसर करते हैं बिकॉज द वर्टिकल वेलोसिटी चेंजिंग। वर्टिकल वेलोसिटी के चेंज होने से हॉरिजॉन्टल की कांस्टेंट रहने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप ये आप इस एग्जैक्टली आप सिर्फ इतना सा लिखेंगे द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है, या फिर देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इस पे लिखेंगे सिंपल, आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिखोगे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। सिंपल सी बात, आपने एक नंबर की ये लिखनी है। उसके बाद इसने ऐसा कहा शो दैट द टाइम टेकन फ्रॉम फॉर अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम पी टू क्यू इज 0.53। टाइम बता देना है कि जो उसको टाइम लग रहा है दैट इज 0.53। देखें, वी हैव द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वी हैव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, हाँ, तो फिर ये मैंने वही पढ़ा होगा कि इसमें एक्चुअली बहुत बड़ी तादाद ने एक गलत जवाब लिखा था, ठीक है ना। तो ये शायद मुझे वहीं से याद आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में, अच्छा बात समझ में ही आती है कि शायद दिमाग में बात सही बैठी हुई है लेकिन उसको फ्रेज नहीं कर पा रहे, जिससे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, फ्रेजिंग में बड़ा मसला होता है। अगेन प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और एक चीज जो मैं कहता था जिसका अब टाइम नहीं है, दैट इज बुक रीडिंग। व्हेन यू रीड द बुक ना, तो यू एक्चुअली गेट द टर्मिनोलॉजी, द लैंग्वेज जिसके अंदर एग्जामिनर से बात करनी है। खैर अब उसका टाइम नहीं है, अब नवंबर में ट्राई करना है इसको। चले जी, अब आपके पास हॉरिजॉन्टल, अल्लाह ना करे वैसे नवंबर का वक्त है, तो एग्जैक्टली माही, एग्जैक्टली दिस इज द सॉल्यूशन। आप सिंपली इसको डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम सॉल्व करोगे, बल्कि इनफैक्ट आपको टाइम चाहिए ना, तो आपको टाइम चाहिए तो आप डिस्टेंस ओवर द वेलोसिटी कर दिया। इट वाज 3.5, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू हमें 6.6 दे रखी हुई थी, तो यहाँ से हमारे पास 0.53 सेकेंड्स शो हो जाने चाहिए। अच्छा देखो माहिल, अगर इस अप्रोच से किया है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो, घूम फिर के बात तो वही हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आई नीड टू करेक्ट दिस ओवर हियर। देखो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एनी अदर इक्वेशन, दीज आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर वाकई एक्सेलरेशन जीरो थी, तो
द रिमेनिंग पार्ट वाज दिस, ठीक है ना, एंड दैट्स अ फैक्ट। हमने जब इस इक्वेशन को ड्राइव किया था तो इसको डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। लेकिन व्हाई आई एम करेक्टिंग यू राइट हियर, कि देखो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो तो तुम्हारा जहन इन तरफ इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो, जब यूनिफॉर्म मोशन की बात हो, तो हमारा जहन यूनिफॉर्म इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ अप्रोच नहीं करना चाहिए। दीज आर ओनली फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस दफा ये आंसर तुम्हारा सही आया बिकॉज द कंडीशन मैचेस द क्वेश्चन की कंडीशन। हर दफा अगर ये अप्रोच रखोगे तो हो सकता है कभी गलत भी हो जाए। अरे बस समझ में। चलो जी, उसके बाद इसने बोला कैलकुलेट दी हाइट। अब देखो, हाइट तुम्हारे पास यहाँ पे वर्टिकल मोशन है और वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रही है। तो इन दैट केस यस यू नीड टू यूज द सेम फॉर्मूला एस इज टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं एस इज टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों यूज कर रहा हूँ? प्रोजेक्टाइल में हमने डिस्कस किया है मल्टीपल टाइम्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये इनिशियल जो आपके पास इस वक्त वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज जीरो, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर जो है ना आपके पास जीरो हो जाता है। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज हाफ, सिंस इट्स एक्सेलरेटिंग ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.81। और टाइम साइमल्टेनियस मोशन है, तो टाइम जो ऊपर कैलकुलेट किया था हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वही टाइम यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, 0.53 स्क्वायर। यहाँ से आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हाइट की वैल्यू आप लोग 1.4, ठीक है, बाकी भी कंफर्म कीजिएगा। 1.4 मीटर आ रही है। चलो गुड। अब फर्दर आगे वो आपसे बोलता है फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम पी टू क्यू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर the displacement of the droplet is less than, more than, or same as the distance along its path। चले इस पर भी बहस कर लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत अटेंड किया हुआ है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बस गलत हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ पी से क्यू तक का ये है, ठीक है। अच्छा, apparently भी एंड वी नो द डिटेल लॉजिक ऑल्सो, जो उसका एक्चुअल पाथ जो उसने डिस्टेंस कवर किया था, इट इज अ कर्व पाथ विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस स्ट्रेट लाइन पाथ। आ रही बात समझ में? जिसकी वजह से इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पी टू क्यू, इट इज स्मॉलर देन द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आप सिंपली इसको इस तरह लिखेंगे, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है ना, सो इट इज लेसर देन द एक्चुअल पाथ या एक्चुअल डिस्टेंस। तो हम इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट is the length covered in straight line, hence lesser than the distance या actual path। ठीक है, डिस्टेंस का वर्ड यूज करोगे तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा वर्ड आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे बोला कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपसे मालूम करने को कही है। देखें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू हैव एट 3.5, वर्टिकल जो है आपने 1.4 कैलकुलेट किया था। अब ये पी क्यू हाइट और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। यहाँ पे आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। तो पी क्यू दी डिस्प्लेसमेंट वुड बी 1.4 स्क्वायर्ड प्लस 3.5 स्क्वायर्ड और अंडर द रूट। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसकी वैल्यू आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दोगे। 3.8। आई होप सबके पास यही वैल्यू आ रही होगी।
3.8. चलिए जबरदस्त. Moving on towards question number 3 says that a jet of water hits a vertical wall at right angles as shown in figure 3.1. There is a water flow that vertically hits a wall. ठीक है. अच्छा डिटेल्स क्या गिवन है जरा एक दफा उसकी तरफ देख लेते हैं. The water hits the vertical wall with a velocity of 5 meter per second in a horizontal direction. The cross-sectional area of the jet is 1.5 into 10 power minus 4 meters square. The density of the water is 1 into 10 power 3, मतलब 1000 kg per meter cube. The water runs down the wall after hitting it. Show that over a time of 1.6, the mass of the water hitting the wall is 1.2 kg. अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपके पास? मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मास फ्लो रेट आपको याद होगा. अगर किसी को रिकॉल नहीं हुआ होगा मास फ्लो रेट, तो वो एक दफा रिकॉल कर लीजिएगा. उसकी भी चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है डायनेमिक्स 2 के नाम से. ठीक है. अच्छा, मास फ्लो रेट इज फ्लो फॉल इजेक्शन ऑफ मास पर यूनिट टाइम. ठीक है. इसको हमने ड्राइव कर रखा हुआ है एज डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी से. हमें ओवर द पीरियड ऑफ 1.6 चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइम की भी वैल्यू रखेंगे. हमें मास, चेंज इन मास चाहिए कि इतना मास जो है वो हिट किया है. डेंसिटी की वैल्यू वाज 1000. एरिया इज गिवन एज 1.5 into 10⁻⁴. वेलोसिटी इज 5. एंड सिंस टाइम हमें गिवन है, तो हम उसको टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ. ओवर द पीरियड ऑफ 1.6 सेकेंड चाहिए था. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर आ जाएगा जो कि 1.6 सेकेंड के अंदर आकर के हिट किया. ठीक है. वैल्यू बताइएगा जल्दी से कैलकुलेट करके. 1 अच्छा, शो करना है इसको. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी. 1.2. तो 1.2 सबके पास शो हो रहा होगा डेफिनेटली. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये बोलता है कैलकुलेट द डिक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू हिटिंग द वॉल. अच्छा, मोमेंटम, आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए. तो डिक्रीज इन मोमेंटम एज इन चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे द चेंज इन मोमेंटम इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन द मास ऑफ द लिक्विड जो कि वहां पे हिट कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. चेंज इन द मास वो ओवर दिस पीरियड आप निकाल चुके हैं. इट वाज 1.2 kg एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वैल्यू आपके पास 6 न्यूटन सेकेंड्स आ रही है. एक दफा चेक कीजिएगा. चलिए जी, वो चेक ही नहीं करना चाहिए था. आपको बोलना चाहिए था कि सर ऑब्वियसली 6 आ रहा है, आपने बोल दिया 66. चलिए जी, आगे वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है. तो फोर्स आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम आप निकाल चुके हैं 6. और टाइम अगेन, जिस इंटरवल के लिए बात हो रही थी 1.6 के लिए बात हो रही थी, तो 1.6 के लिए आप टाइम निकाल देंगे. ये अब आप लोग कैलकुलेट करके मुझे दीजिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ओवर हियर. 3.75 makes 3.8. वंस आपको मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो एंड यू एग्जैक्टली रिकॉल द फॉर्मूला रो ए वी वाला, या अगर फोर्स के लिए रो ए वी स्क्वायर, तो मुझे ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मास फ्लो रेट आ जाता है, वो मुझे बेनते आसान लग रहे होते हैं. क्योंकि देखो इसमें एक सीक्वेंस है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किए उसमें देखो सबसे पहले वो चेंज इन मास निकलवाता है, फिर चेंज इन मोमेंटम निकलवाता है, फिर चेंज इन फिर रिजल्टेंट फोर्स निकलवाना होता है. तो इट्स ऑल रिलेटेड. ठीक है ना. लेकिन बशर्त ये है कि वो आपको मास फ्लो रेट वाला कॉन्सेप्ट याद रहे. चलें, आगे बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर.
देखो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर क्वेश्चन में सेम होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हम लोग देखते हैं तो वो उतना ही होता है, मतलब ऐसे ही रहता है आपके पास। मतलब एक जैसा सा पैटर्न रहता है क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, इसने आपसे यहाँ पे बोला हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। देखो, ये जो आपने फोर्स निकाली है ना इस वक्त, तो ये आपने फोर्स निकाली है क्या कहते हैं, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है दी वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जिस ऑब्जेक्ट का होता है उसी की फोर्स आ रही है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दी वाटर ड्रॉपलेट। तो आपके पास जो वॉल है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी। ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की तो डायरेक्शन वाली बात मैं लिखूंगा ही नहीं, तो हम सिंपली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ इक्वल फोर्स। अच्छा, सिर्फ इक्वल फोर्स ही लिखना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखना है यहाँ पे, मतलब फोर्स की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 3.8 न्यूटन, जो मैं भी पीछे कैलकुलेट की थी। सही है जी। उसके बाद उसने बोला कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वॉल बाय द वाटर। अच्छा, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू इज 3.8 जो हम निकाल चुके हैं। अच्छा, एरिया कौन सा लेंगे, एरिया अब यहाँ पे लेंगे द एरिया ऑफ द वाटर जेट, जो उसने हमें यहाँ पे दे रखा हुआ था 1.5 टेन से -4। ठीक है। तो एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू टेन से -4। यहाँ से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। ये आपके पास 1.4 समथिंग आएगी। नहीं, 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 नहीं। ये आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए वैल्यू, 3.8 डिवाइड बाई 1.5। एक एस्टिमेटेड रेंज दिमाग में आनी चाहिए ना कि इन दो चीजों को डिवाइड करो, आंसर कहाँ आना चाहिए। मुस्तफा भाई, तुम्हारा तो आंसर नहीं, बिल्कुल सही है मुस्तफा, योर आंसर इज करेक्ट। यस, इट्स करेक्ट। इट इज 2.5 टेन से 4। 3.8 डिवाइड बाई 1.5 इंटू टेन से -4, एक दफा दोबारा कीजिएगा, आंसर मस्ट बी 2.5 टेन से 4। ठीक है। चले, मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वो आपसे बोलता है अ चाइल्ड मूव्स डाउन अ लॉन्ग स्लाइड एज शोन इन फिगर 4.1। द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम रेस्ट, चाइल्ड रेस्ट से एट द टॉप एंड एक्स ऑफ द स्लाइड। ठीक है ना। टॉप पर वो एट रेस्ट था। एन एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 76 न्यूटन opposes the motion of the child as they move to the lower end of the lower end y of the slide। ठीक है। The kinetic energy of the child at y is 300 joules, मतलब जब वो y पर पहुंचा था it was 300 joules। The decrease in gravitational potential energy of the child as it moves from x to y is 3200 joules। डिक्रीज टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी में आए दैट इज 3200 जूल्स, और जो काइनेटिक एनर्जी है एट वाई दैट इज 300 जूल्स, जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगेगी दैट इज 76 न्यूटन। उसने बोला है डिटरमाइन द रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चाइल्ड वाई of the child at when the resistive force is 76 by kinetic energy of the child at y if there is no resistive force। देखें, जिस वक्त उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही थी उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 300। ठीक है। लेकिन अगर ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी था वो टोटल कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो उस सूरत में आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती 3200। सही है। तो यहाँ से आप इस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जल्दी से साथ साथ कैलकुलेट करना। थोड़ा सा आज स्लो हुई है कैलकुलेशन बच्चों।
300 बाय 2200, 0.09375, 0.094 हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं दोस्त, टोटल क्यों हो जाएगा? देखो ऐसा था, देखो इस तरह देखना है अपने। रेड वाला इज द केस जब रजिस्टर्ड फोर्स है, यहाँ पे 3200 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स लग रही थी आपके पास 76 न्यूटन की एवरेज फोर्स, जिसकी वजह से अ फ्रैक्शन ऑफ इट वुड बी रिड्यूस्ड, वुड बी लॉस्ट एज हीट वर्क अगेंस्ट फ्रैक्शन। जो रिमेनिंग था वो था 300, राइट। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो ये सारी की सारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट केसेस हैं, तो मैं कभी भी 300 को 3200 के साथ ऐड नहीं करने वाला। गेटिंग द पॉइंट? ये दो डिफरेंट एजम्पशंस हैं कि आपके पास रेजिस्टिव फोर्स थी या नहीं थी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे बोला यूज द आंसर इन ए टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड जब रेजिस्टिव फोर्स थी 76 ओवर स्पीड व्हेन देयर वाज नो रेजिस्टिव फोर्स। ऐड नहीं होगी, बिल्कुल भी ऐड नहीं होगी, क्यों ऐड होगी? ठीक है, ऐड नहीं होगी। अच्छा देखिए, स्पीड जो है ना आपके पास, स्पीड आपके पास काइनेटिक एनर्जी से आप स्पीड निकालेंगे, आपके पास है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करो कि v को सब्जेक्ट बनाओ। अगर v को सब्जेक्ट बना लो तो 2e/m अंडर रूट, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करना शुरू करो। आपके पास ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है 300। ठीक है, अंडर रूट एंड डिनोमिनेटर में मास। मैंने इसको अलहदा से क्यों रखा है अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर रजिस्टिव फोर्स नहीं थी तो ये हो जाता आपके पास 3200, ये भी अंडर रूट आता, और फिर आपके पास अलहदा से मास। मास क्योंकि दोनों केसेस में सेम था तो आपने सिंपली कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए इसको अलहदा से। अब यहाँ से आप इजीली जल्दी से मुझे इसका रेशियो कैलकुलेट करके दे दें। ठीक है, इसका रेशियो कैलकुलेट करके दीजिएगा। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, अगर आप बोलेंगे तो वो भी डिस्कस करें। चलो 0.31। अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड डिस्कस करता हूँ। अगर मतलब वो पहले ये जरा लॉन्गर मेथड हो गया था, डायरेक्ट अप्रोच ये है जो दिमाग में आ सकती है पेपर के द्वारा। ठीक है ना, और अगर किसी का दिमाग ज्यादा चल रहा हो तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो होगा वही आपके पास वी स्क्वायर्स का रेशियो होगा। जैसे 1 and 1, 2 and 2, इस तरह कर लेते हैं। तो मैं काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो तो निकाल ही चुका था ना, सही है। तो अगर मैं इस तरह कह दूं, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ इसको, मैं इस तरह कह दूं कि वेलोसिटीज का जो रेशियो था दैट वुड बी अंडर रूट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। तो आप सिंपली इस रेशियो के लिए क्या करते, जो ऊपर वाला रेशियो था ना उसको अंडर द रूट कर। ये स्टेप छोटा था, सिर्फ इतना सा काम करना था, स्टेप बड़ा छोटा सा था, लेकिन ये चीज अगर दिमाग में आ जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, तो एक लॉन्गर अप्रोच जिसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है दिमाग में आ जाने की पेपर के दौरान, एंड एक डायरेक्ट अप्रोच जो कि ये है आपके पास, यू विल गेट द सेम आंसर। उसके बाद इससे बोला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा देखें, मल्टीपल दफा देख चुके हैं इस टाइप के सवाल, तो बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। हमें लेंथ चाहिए
और हमारे पास है फोर्स जो कि रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही थी। अगर मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाए, वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, तो फोर्स वर्क डन से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। किस तरह निकालूंगा? वर्क एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे। वर्क एनर्जी की इक्वेशन किस तरह बनेगी? आपके पास यू हैड पोटेंशियल एनर्जी विच कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। ये वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स F76 है, और ये जो डिस्टेंस है ये x to y का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 3200 वॉज योर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। इसमें से काइनेटिक एनर्जी 300 कन्वर्ट हो गई थी। इसको मैं 76 से डिवाइड कर देता हूँ तो आई गेट दी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। इसी तरह का एक सवाल रिसेंटली हम लोगों ने किया था, 38 मीटर्स एडेक्स। ठीक है, जबरदस्त है। सही जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास 38 मीटर्स। राइट, नेक्स्ट पार्ट। सवाल खत्म नहीं कर रहा वो कहता है कि at end y of the slide the child is brought to rest by a board as shown in figure 4.2. The spring connects to board to a fixed point. The spring obeys Hooke's law and has a spring constant of 63 Newton meters. ठीक है, the child hits the board so that it moves to the right and compresses the spring. The speed of the child becomes zero when the elastic potential energy of the spring has increased to its maximum value of 140 joules. भाई आखिर में ना स्प्रिंग लगा दिया था, वो बच्चा आया, स्प्रिंग से टकराया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट उसका दे रखा हुआ है 63 न्यूटन पर मीटर, और जब वो कंप्रेस किया था तो वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचा था, दैट वाज 140 जूल्स। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, हमारे पास के की वैल्यू है, हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जो इन तीनों चीजों को रिलेट भी करता है आपस में। वो है एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आपको एक्स चाहिए एग्जैक्टली। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्यू ई अपॉन के अंडर द रूट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज 140 डिवाइडेड बाय 63 अंडर। जल्दी से बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा। एक्स की वैल्यू, कंप्रेशन बोला उसने, 140, 2.1, so 2.1 मीटर्स हम लोगों ने। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर में गिवन था, वो जूल्स में गिवन था, तो ठीक है, इट्स 2.1 मीटर्स। आगे उसने आपसे कहा कैलकुलेट दी परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एफिशिएंसी आपको चाहिए परसेंटेज के अंदर, तो जब चाइल्ड आ रहा था तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज 300, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई दैट इज 140। तो आप एफिशिएंसी निकालोगे, द आउटपुट, यूजफुल आउटपुट वाज 140, द टोटल इनपुट उस वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 300 था। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन। तो जो वैल्यू आ रही है जल्दी से बताइएगा। 140 gives you 46.67 आ रही है, तो मैं इसको 47 लिख दूंगा। ठीक है, 47% आंसर आ गया है आपके पास। चलिए जी, the maximum compression, third last part, the maximum compression of the spring is x naught. On figure 4.3, sketch a graph to show the variation of elastic potential energy of the spring with its compression x from x0 to x naught. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक्स नॉट के साथ, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर।
जिसमें आपके पास ये हाफ के कांस्टेंट है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, नॉन लीनियर ग्राफ इंक्रीजिंग। जबरदस्त। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उससे स्क्वायर टाइम्स आपके पास ई की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस वजह से ये ग्राफ आपके पास एक एक्सपोनेंशियली, एक आपके पास नॉन लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ठीक है, समझ लाइक दिस। बिल्कुल। चलो बेहतरीन हो गया। आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। ग्राफ जहाँ को बनाने को आ जाता है वहां पे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो फॉर्मूला पे जाया करो, रिलेशन देखा करो किस टाइप का रिलेशन बन रहा है, उस हिसाब से आप लोगों ने ग्राफ बना। राइट। ग्राफ्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जी। Question number 5A1, it says that state the conditions required for the formation of the stationary wave। अच्छा अब तक की जो हमारी सीरीज थी उसके अंदर ये पहली दफा आया ये सवाल। What are the conditions स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने के लिए? 2 नंबर के लिए 2 कंडीशंस तो कम से कम बतानी पड़ेगी आपको। तो व्हाट आर दी कंडीशंस स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने के लिए? जी बताइए। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशंस क्या है? इसमें भी पता है बड़े मजेदार आंसर सुनने को आते हैं। ये देखो पहला मजेदार आंसर आ गया। बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अबे अच्छा, द टू वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। चलो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन चलेगा, मसला नहीं है। मतलब गलत नहीं है। अच्छा अब देखो ये जो जवाब है ना, द फेज डिफरेंस इज एग्जैक्टली जीरो। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ी थी तो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हमने डिफरेंट फेज डिफरेंसेस पढ़े थे। अगर फेज डिफरेंस मुस्तकिल जीरो है तो स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी? चलो जी। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइप ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, वो आपकी कोहेरेंट वाली बात आ जाती है। ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। अच्छा हम उसको कोहेरेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि वहां पे हम बोलते हैं मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये कभी इन फेज है कभी आउट ऑफ फेज है, तभी तो आपके पास स्टेशनरी भी बन रही है। तो हम लोगों ने क्या बोलना है, हम लोगों ने यहाँ पे बोलना है कि टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी ऑफ सेम टाइप सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास टू वेव्स मस्ट बी ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Two progressive waves of same type traveling with same speed in opposite direction। ठीक है ना। अच्छा, सेम टाइप आपने बोल दिया है तो अब आपको सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ऐड कर देता हूँ कि सेम टाइप जो है वो आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ को रेफर कर। ठीक है, ऑल्दो कि आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारी बातें कर चुके हैं। टू प्रोग्रेसिव वेव सेम टाइप ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए अब उसने आपसे बोला स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। दो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान किसी बिटवीन टू, ठीक है, दो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान, सही है ना, कोई भी दो पार्टिकल्स है उनके दरमियान फेज डिफरेंस बताते हैं। तो बेटा दो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान मतलब लेट्स से ये वाले दो नोड्स होते हैं, तो इनके दरमियान कोई से भी दो पार्टिकल्स ले लें, एक पार्टिकल ये ले लें एक पार्टिकल ये ले लें, दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे तो फेज डिफरेंस मस्ट बी जीरो।
ठीक है ना। ये तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं दो नोड्स के दरमियान, तमाम पार्टिकल्स इन फेज पार्टिकल्स होते हैं। एक नोड के आसपास के जितने पार्टिकल्स होंगे लेफ्ट और राइट में, वो तमाम आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे बोला अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग एट 13 मीटर पर सेकेंड along a straight road. The rider of the motorcycle sees a pedestrian standing in the road directly ahead of and operates a horn to emit a warning sound. बिल्कुल देसी कंडीशन सी लग रही है मुझे। हमारे यहाँ होता है ना, आप बाइक चला रहे होते हैं, बाजी अचानक रोड क्रॉस कर लेती है और गलती बाजी की नहीं होती। यस एग्जैक्टली, गलती उनकी नहीं होती है, गलती आपकी होती है। आपने बाइक चलानी सीखी ही क्यों थी? लॉजिक ही अलग है। बाइकर्स फॉल्ट थी उस पर, बाइक वो जा ही क्यों रहा था भाई, उसको क्या काम था? घर बैठता सुकून से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमारी गलती है, ना रोड की गलती ना। खैर, आगे, आगे सवाल देख लेते, सवाल क्या कह रहा है बहुत। चलेंगे, द पेडिस्ट्रियन हियर्स द वार्निंग, और फिर भी वो चलती रही। उन्होंने सुन ली, वार्निंग आ रही है, लेकिन उन्होंने बोला मैं क्यों रुकूं, मैं तो लेडीज हूँ। अच्छा, the pedestrian hears the warning sound from the horn at a frequency of 543 hertz. The speed of the sound in air is 334. सही है जी। अच्छा, तो मोटरसाइकिल जो है वो 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। ठीक है। एंड उसके बाद जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है आपके पास, दैट इज 543 हर्ट्ज, and the speed of sound in air is given to be 334. Calculate the frequency to three significant figures of sound emitting by the horn. ठीक है ना। अब definitely it is getting the source is getting closer to the observer. ठीक है। तो आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो आपके पास फॉर्मूला कौन सा होगा? F naught is equals to V minus VS इंटू एफ एस। आपको यहाँ पे एफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट इन करेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो थी वो 543 थी, स्पीड ऑफ साउंड इज 334। 334 माइनस स्पीड ऑफ द बाइकर वाज 13। बहुत ज्यादा स्पीड से जा भी नहीं रहा था बेचारा, लेकिन उसकी गलती थी। सही है। तो जल्दी से यहाँ से मुझे उस बेचारे के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी निकाल करके बता दीजिए। This is 543 multiplied by 321 divided by 324। अच्छा, मेरे पास यार है 521.8, तो इसको मैं 522 कर दूंगा एग्जैक्टली। कमाल है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी सुनने के बाद भी अगर कोई ना रुके तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आगे वो कहता है द मोटरसाइकिल राइडर passes द स्टेशनरी pedestrian एंड देन मूव डायरेक्टली अवे फ्रॉम हर। मैंने कहा था ना, हर का केस है। देख लिया आपने, एग्जामिनर को भी पता है कौन है ये। चलो, द मोटरसाइकिल राइडर passes द स्टेशनरी pedestrian एंड देन मूव्स डायरेक्टली अवे फ्रॉम हर। एज द राइडर मूव्स अवे ही ऑपरेट्स द हॉर्न फॉर द सेकंड टाइम। ये वाकई देसी लड़का है। द पेडिस्ट्रियन नाउ हेयर्स द साउंड दैट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। State the variation, if any, in the sound of the motorcycle when the rider operates the horn for the second time. Definitely, जब वो second time, जब वो first उसने क्या किया था, हॉर्न बजाया था, तो इट वाज डिफरेंट, क्योंकि वो उसके टुवर्ड्स जा रहा था। एक दफा सवाल को देख ले तो उसने एक्चुअली पूछा गया स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। अच्छा, ओके। The pedestrian now hears a sound that is increasing in frequency. अच्छा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में है। उसने पूछा है स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की स्पीड के ऊपर सवाल उसने पूछा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी। पहले मैं भी समझा फ्रीक्वेंसी पूछना।
अगर फ्रीक्वेंसी उसकी स्पीड हो रही, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली डिक्रीज हो रही है। स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो गुड हो गया। चले, अच्छा ये सवाल देखें, ये बड़ा मजेदार किस्म का सवाल है पोलराइजेशन के ऊपर, मैंने एक दफा पहले भी करवाया था ये। सवाल को देखिएगा, उसने कहा अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर एज शोन इन फिगर 5.1। ठीक है, एक वर्टिकली पोलराइज्ड वेव है, ठीक है, जो कि आपके पास किसी भी पोलराइजिंग फिल्टर से गुजर रही है। द पोलराइजिंग फिल्टर वो एज पर दी डायग्राम 20 डिग्री पे शिफ्टेड है। The filter is positioned with the transmission axis at an angle of 20 degree to the vertical. The incident light has an intensity of I naught and the transmitted light has an intensity of IT. By considering the ratio IT over I naught, calculate the ratio amplitude of the transmitted light, amplitude of the incident light. अच्छा, उसने आपसे एम्पलीट्यूड का रेशो पूछा है, उसने आपसे क्या कहते हैं इंटेंसिटी का रेशो नहीं पूछा है। सही है, तो देखें आपके पास, सिंस यू नो द रिलेशन, वी ऑल नो द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपके पास मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी अंडर रूट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। अब आपको अगर ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड ओवर जो आपके पास एक्चुअल इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था उस वो आपको चाहिए, तो आप अंडर रूट इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है ना, जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड था आपके पास, ठीक है, वो कितना होगा, दैट वुड बी कॉस स्क्वायर 20। ठीक है ना, और जो इंसिडेंट था आपके पास दैट वाज अंडर रूट आई नॉट। अच्छा, यहाँ पर आई नॉट आना चाहिए था, जो कि मैं लगाना भूल चुका हूँ। ठीक है, सो दिस इज आई नॉट। अच्छा, आसानी के लिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, इस आई नॉट को ही अलग से लिख दो ताकि आप इजीली कैंसिल आउट कर सको। तो मैंने इसको सेपरेटली लिख दिया, ये इसी अंडर रूट के साथ था। डेफिनेटली मैथ सबकी अच्छी है, हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आंसर वुड बी अंडर रूट कॉस स्क्वायर 20। ठीक है, तो जल्दी से इसकी वैल्यू बताइएगा, रेशो क्या आ रहा है आपके पास, सिंपली अंडर रूट है तो ये कॉस 20 हो जाएगा आपके पास, सिंपली कॉस 20 निकाल करके देते हैं। 0.94। ठीक है, द रेशियो इज 0.94। ठीक है, चले आगे। वो आपसे क्या कहता है, वो कहता है द फिल्टर इज, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है ना, द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट beam from its starting position shown in figure 5.1. The direction of rotation is such that the angle of transmission axis to the vertical initially increases. मतलब इसको डेफिनेटली इस डायरेक्शन में घुमाया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि उसने बोला कि जब हमने इसको रोटेट किया था तो जो ट्रांसमिशन एंगल था वो इंक्रीज हुआ था, तो डेफिनेटली इसको आपने ऐसे घुमाया। ठीक है, उसने ऐसा कहा आपसे, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल थ्रू विच the filter must be rotated so that the intensity of the transmitted light returns to the value that it had when the filter was starting at its starting position। समझा देता हूँ। वो कह देता है कि वो मिनिमम एंगल बता दें जिसपे जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो इतनी ही रहे जितनी अभी है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी इंटेंसिटी रहे। अगर मैं चाहता हूं ट्रांसमिटेड
इतनी ही रहे cos स्क्वायर 20, तो मतलब मुझे एंगल 20 का मेंटेन करके रखना है, सही ना। मिनिमम एंगल पूछा है, बहुत ध्यान दें। अगर मैं इसको रोटेट करवाना शुरू करता हूँ तो एंगल यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, एंगल बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है आपके पास। अब उसने ये थोड़ी बोला कि 20 यहीं से बने, 20 यहाँ से भी तो बन सकता था। तो मिनिमम एंगल की अगर बात हो रही है, तो अगर मैं इधर देखूं तो एंगल यहाँ पर भी आपके पास डिक्रीज होगा। अगर मैं इसको इतना रोटेट करूं कि ये एंगल जो दूसरे साइड वाला है वो 20 हो जाए, दिस वुड बी दी मिनिमम वैल्यू, दिस वुड बी दी मिनिमम एंगल। ठीक है, वरना तो आप 180 पे लेकर आते या फिर 360 पे लेकर के आते। अब द पॉइंट इज कि इस एंगल को मैं निकालूंगा किस तरह। देखिए ये है स्ट्रेट लाइन, ये आपने यहाँ पे लाके इस वजह से रोका था कि ये वाला एंगल भी आपके पास 20 हो गया था। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में से 20 एंड 20 40, तो ये हो गया, रोटेशन आपने की है 140 की। ठीक है, तो मुस्तफा जिलानी वेरी गुड हो गया यार, बहुत जबरदस्त जवाब दे दिया। 140 वुड बी द आंसर। आई बात समझ में? एक दफा दोबारा देख लो डायग्राम को। मिनिमम एंगल बोला था, तो जरूरी थोड़ी था वर्टिकल से मैं यही वाले एंगल को 20 करूंगा। मैंने ये वाला एंगल 20 कर दिया। अब भी जब लाइट ट्रांसमिट होगी, बस उसका पोलराइजिंग एक्सिस डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी वही रहेगी जो पहले थी, cos स्क्वायर 20 वैल्यू। आई बात समझ में? चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वो आपसे कहता है the ends of the metal resistance wire are connected to a battery of EMF 8 volt and negligible internal resistance। ठीक है, एक मेटल रेजिस्टिव वायर है आपके पास, उसको 8 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा रखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। द पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस वायर इज 36 वॉट। पावर डिसिपेटेड की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 36 वॉट। कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि और कोई चीजें लगी हुई पैरेलल बैटरी के साथ, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो वही होगा जो बैटरी का ईएमएफ है। ठीक है, तो जो मैं करंट को निकालूंगा वो पावर, जो कि मुझे 36 दे रखी हुई है, एंड वोल्टेज जो कि 8 वोल्ट था, ईएमएफ जो था, यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 4 एम्पियर्स। 4.5। अच्छा, 36 डिवाइड बाई इट्स 4.5। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। अच्छा जी, होता है। The number of free electrons that passes through the resistance wire is wire in 50 seconds. Number of electrons. Recently इस टाइप का एक सवाल किया था हम लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। ठीक है ना, मुझे चार्ज मिल जाए, चार्ज को मैं डिवाइड कर दूंगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ। करंट इज बेसिकली Q ओवर डी। ठीक है, चार्ज की वैल्यू 4.5 इंटू 50 सेकेंड्स, ये मांगा था आपने। ठीक है, आपने नंबर को निकालना है तो सिंपली चार्ज डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻19 करते हैं। तो एक डायरेक्ट अप्रोच भी देख लो, आपने यहीं से 4.5 इंटू 50 किया, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से मुझे वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरे थे। 4.5, 50 and 1.6 10 power minus 19, 1.4 10 power 21। चलिए कहती हूँ 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। ठीक है, उसने फिर आखिर में बोला है, आगे आपसे बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वी है, आई है, आप निकालना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है ना, तो मैं ओम्स लॉ यहाँ पे यूज करूंगा, वी इज टू आई आर। आर की वैल्यू वुड बी 8 ओवर 4.5। ठीक है,
तो 8/4.5, 8/4.5 would give you 1.77778 है तो 1.8। क्या आप लोग के पास भी सेम वैल्यू आ रही है 1.8? चलिए जी। आगे उसने बोला द मेटल of the resistance wire in the circuit has a resistivity of 1.4 into 10 to minus 6. The cross section area of the wire is 0.25 millimeter square. Determine the length. ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस रिलेटिंग रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया रो एल ओवर ए। हमें चाहिए यहाँ से लेंथ, तो लेंथ को बनाओ सब्जेक्ट पहले, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय रेजिस्टिविटी, वैल्यूज पुट इन करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.8 निकाली थी। अच्छा, अब एरिया जो है वो 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर है। इस मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ जाओगे तो यही वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.25 इंटू 10 माइनस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 1.4 इंटू 10 तो यहाँ से आपके पास लेंथ की वैल्यू मालूम करनी है। आप लेंथ की वैल्यू मालूम करोगे यहाँ पे जल्दी से, 1.8, 0.25 एंड 1.4, तो 0.32। मेरे पास 0.3214 मतलब 0.32 आंसर आ। ठीक है, चलें। अब एक डिस्क्रिप्टिव जो है ना पार्ट उसने पूछ लिया है। वो कहता है द सर्किट शोन इन फिगर 6.1 इज मॉडिफाइड बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर विद द सेकंड रेजिस्टेंस वायर। द सेकंड वायर हैज अ ग्रेटर डायमीटर देन द ओरिजिनल, मतलब एरिया बढ़ गया है उसका। देयर इज नो अदर डिफरेंस बिटवीन द सेकंड वायर एंड द ओरिजिनल वायर, मतलब मटेरियल भी सेम है उसका, सिर्फ एरिया बढ़ा है उसने। By reference to the resistance state and explain whether the power dissipated by the second wire is more than, less than, or the same as the power dissipated by the original wire। देखो उसने कहा सिर्फ हमने डायमीटर बढ़ाया है। एक मिनट, कोई और खास बात एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। दिस सर्किट शो इन फिगर सिक्वेंस, ठीक है, replacing the original resistance wire with a second resistance wire. The second wire has a greater diameter than the original wire. There are no other differences between the second wire and the original wire। ठीक है, सिर्फ डायमीटर बढ़ाया है। ठीक है, तो और कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किए। तो पावर डिसिपेटेड के बारे में आपने बात कर ली है। पावर डिसिपेटेड सेम रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा ये बता दें। जल्दी बताओ बच्चों, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स ओवर हियर। देखें, अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चेक करो, रो एल ओवर ए, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, सिंस पोटेंशियल अक्रॉस इट रिमेन्स 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम करता हूँ तो करंट बढ़ जाता है। सिंस पावर इज वी इंटू आई, वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट था, करंट आपने बढ़ा दिया है, तो पावर डिसिपेटेड आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, पावर डिसिपेटेड बढ़ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो बेटा करंट तो इंक्रीज हो रहा है ना उसका, आई स्क्वायर आर है ना। तो आप लिखोगे, आप इसको मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ, आप इसको आंसर फॉर्म करोगे, मोर एरिया मतलब
lesser resistance, मतलब we'll have more of current, hence greater power dissipated. कंफ्यूजिंग हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कभी, ठीक है। डू योरसेल्फ दिस वर्किंग, ऐसे करने से। सर एक बार पावर का डायरेक्ट रिलेशन लेंथ और एरिया का बता दें। समझा नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पड़ेगा ना, देखो दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके पास बैटरी पे डिपेंड कर रहा था ना, बैटरी तो आपने चेंज ही नहीं की है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया बढ़ाया है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से आपके पास करंट बढ़ गया है, करंट के बढ़ने से पावर कम हो गई है, तो पावर बढ़ गई है आपके पास। ठीक है फातिमा बेटा, मैं आपको सवाल ही समझा। सर एक बार पावर के डायरेक्ट रिलेशन लेंथ और एरिया के साथ बता रहे हैं। पावर का डायरेक्ट रिलेशन लेंथ और एरिया के साथ नहीं है, रेजिस्टेंस का रिलेशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं एरिया चेंज करता हूँ तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, लेंथ चेंज करता हूँ रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। अब जो भी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है, उस हिसाब से मेरे पास करंट की वैल्यू में चेंज आएगा, एंड यहाँ से मैं पावर को देखूँ। ठीक है ना, तो आई गो, आई वुड हैव टू गो थ्रू दिस पाथ। मैं ऐसे देखता हूँ इसको। चलिए, ओके, लंबे लंबे सवाल पूछे हैं सर इसने। आगे वो आपसे पूछता है द सर्किट शोन इन फिगर 6.1 इज मॉडिफाइड बाय कनेक्टिंग द सेकंड वायर, सेकंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली एक और बैटरी पैरेलल में लगा दी है ठीक है ना, सेम वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी नहीं है। बाय द रेफरेंस टू द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर, state and explain whether the addition of the second wire, second battery causes the power in the original resistance wire to decrease, increase or stays the same। अच्छा अब बता दें, ओरिजिनल वायर मतलब इनिशियल डायमीटर वाला, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। देखें, सिंस इसकी रेजिस्टेंस वही है जो कि ओरिजिनल थी, इसका पोटेंशियल वही है जो कि पहले था, क्योंकि पैरेलल में लगा भी दूं तो मेरे पास ईएमएफ, जो टोटल पोटेंशियल है वो तो वही रहेगा जो सिंगल ईएमएफ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास करंट वही रहा, सेम करंट, सेम करंट सेम पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि पावर वुड रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे आई रिमेन सेम, हेंस नो चेंज इन पावर। ठीक है, चलिए जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वो आपसे बोलते हैं अ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम decays by emitting a beta positive particle. A different nucleus is formed by the decay. State the name of another lepton that is produced by the decay. बीटा पॉजिटिव के साथ आपके पास क्या क्या निकलता था भाई साहब? न्यूट्रिनो। जबरदस्त। ठीक है जी, उसके बाद उसने बोला डिटरमाइन द न्यूक्लियन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज फॉर्म्ड बाय द डीके। देखो न्यूक्लियन नंबर तो उतना ही रहा होगा आपके पास, ऐसा है। प्रोटॉन नंबर में क्या होगा, बीटा पॉजिटिव डीके कब होता है, बिना प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन टू अ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन में कमी आ गई होगी, वो हो गया होगा आपके पास 10। ऐसा ही है। अब प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन, इसलिए नेट जो आपके पास न्यूक्लियर नंबर थे वो सेम रहे थे। सिंस अ प्रोटॉन डिक्रीज्ड, तो आपके पास 11 से वो हो गया 10 यहाँ पे। आगे उसने आपसे बोला द cork composition of a nucleon in the sodium 22 nucleus is changed during the decay. Describe the change of the cork composition of the nucleon. प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन के अंदर, तो लास्ट टाइम भी ऐसा एक सवाल किया था, तो यू डी converts into U D D
यहाँ पर आप लिखेंगे कि अप पॉइंट कन्वर्ट्स इनटू अ डाउन पॉइंट emitting a beta positive plus a nucleon। ठीक है, मैंने कहा था ये इक्वेशन रिपीटेड भी आती है, बीटा पॉजिटिव की बीटा नेगेटिव की। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। आगे वो आपसे बोलता है a baryon consists of quarks that are the same flavor. The charge of the baryon is -2e, where E is the elementary charge. Calculate in terms of E the charge of each quark। अच्छा, दो आपके पास उसने कहा कि क्वार्क्स हैं और दोनों जो हैं वो आपके पास सेम टाइप के हैं, ऐसे ही बोला उसने, मैं सही पढ़ रहा हूँ? ठीक है। A baryon consists of quarks। अच्छा, दो क्यों बोल रहा हूँ, बेरियन है, बेरियन में तो आपके पास तीन क्वार्क्स होंगे, ऐसा है। तो देखें, बेरियन आपके पास हेड्रोन की वो क्लासिफिकेशन है जहाँ पे आपके पास क्यू 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 होगा। अगर टोटल चार्ज इज +2e, तो एक क्वार्क का चार्ज आप यहाँ से निकाल लोगे, एक क्वार्क का चार्ज आपके पास होगा प्लस, सॉरी माइनस चल रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस -2.3। ऐसा ही है। इट्स अ बेरियन। बेरियन हेड्रॉन की वो फैमिली है जिसके अंदर आपके पास तीन कॉर्ड्स होते हैं इन इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, आगे उसने पूछा स्टेट अ पॉसिबल फ्लेवर टाइप ऑफ द कॉर्ड। एक पॉसिबल आप कोई भी फ्लेवर बता दें, तो -2/3 चार्ज जिसका हो आप वो बता सकते हो। तो -2/3 +2/3 जो है वो आपके पास अप कॉर्ड का होता है। तो एक एंटी अप कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, चार्म कॉर्ड का भी आपके पास +2/3 होता है, तो आपके पास एंटी चार्म कॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपको याद आए तो आई गेस टॉप कॉर्ड था। ठीक है ना, तो खैर जो भी आपको याद आ जाए, एंटी अप एंटी चार्म, और एक शायद टॉप कॉर्ड है उसका भी 2/3 था, इसको मैं कभी समटाइम्स भूल जाता हूँ। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारे पास दिस वाज February March 22 पेपर 22 खत्म होता है।